Good morning, good afternoon and good evening. This is राम बिश्नोई एंड you're watching Geography Group. आज हम इस एपिसोड में कंटिन्यू रखेंगे हमारा क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस का जीनियस बैच। हालांकि हम ऑलरेडी कंप्लीट आपकी सोशल साइंस को डिस्कस कर चुके हैं सेपरेटली हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स मिले थे कि सर हमें सेपरेट वीडियो आप लेके आइए जिसमें आप सिंगल जो वीडियो होगा उसमें आप सिंगल एक कंप्लीट चैप्टर वो डिस्कस कीजिए। सेकंड, हमें फोकस करना था एनटीएससी के ऊपर। तो ये जो हमारा बैच है, जीनियस बैच है, ये फोकस कर रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जिनका टारगेट क्लास 10th बोर्ड्स में सोशल साइंस में 100 स्कोर करना है, 95 प्लस स्कोर करना है। तो ये आपका पूरा का पूरा पैकेज रहेगा जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करें इस जीनियस बैच में कंप्लीट चैप्टर। इसके अलावा आपका एक सेपरेट वीडियो भी आ रहा है जिसमें हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करें, चाहे वो 1 मार्क्स के हों, 3 मार्क्स के हों या फिर 5 मार्क्स के हों। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप आई टैब के ऊपर लिंक दिया गया है तो वहां पे क्लिक करके उस वीडियो को भी एक्सेस कर सकते हो। सो इन दिस सीरीज हमारी जीनियस बैच में टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर सेकंड चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसको आप सिविक्स भी बोलते हो। सेकंड चैप्टर हमारा रहेगा फेडरलिज्म। दैट इज ऑल्सो वेरी क्वाइट इजी चैप्टर, काफी इजी चैप्टर है। ये जो चैप्टर है एक्सटेंडेड वर्जन है जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि हाउ वी कैन डू द पावर शेयरिंग, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जो हमारा लास्ट टॉपिक था। उसमें हमने डिस्कस किया था कि वन वे ऑफ द पावर शेयरिंग इज द पावर शेयरिंग अमंग द वेरियस लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स है उसमें पावर शेयरिंग होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो वही सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द फेडरलिज्म क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के फीचर्स क्या होते हैं, और हाउ वी कैन से दैट इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, उसकी भी बात करेंगे कि इंडिया को कैसे हम फेडरल कंट्री कह सकते हैं। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म एंड लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे जिसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कह सकते हैं। तो छोटा सा, बहुत ईजी लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा ये चैप्टर रहने वाला है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज दिस फेडरलिज्म, ये फेडरलिज्म है क्या। ओके, तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। फेडरलिज्म क्या है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इसको यूं कह सकते हैं कि फेडरलिज्म एक प्रकार की गवर्नमेंट ही होती है और कुछ अलग नहीं होता। लेकिन इसमें पावर डिवाइडेड होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है या फिर लोकल गवर्नमेंट के बीच में। और सिंपल अगर इसकी डेफिनेशन दे तो हम यूं कह सकते हैं कि फेडरलिज्म इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच देर इज ए 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म एक टाइप की गवर्नमेंट होती है जिसमें 2 या फिर 2 से ज्यादा लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, 2 से ज्यादा लेवल हो गए ना। सो ये फेडरलिज्म है। ओके, हम आपके स्कूल का एग्जांपल ले सकते हैं इसको ज्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए। आप स्कूल में क्या देखते हो, स्कूल में देयर इज प्रिंसिपल सर और मैम एंड द मेजर डिसीजन रिगार्डिंग द स्कूल्स की कौन कौन सी क्लास का इंचार्ज बनेगा, कब एग्जाम होने, कौन सी एक्टिविटीज होनी है, ये डिसीजन प्रिंसिपल सर या मैम लेते हैं। देन वी हैव द क्लास इंचार्जेस। क्लास इंचार्जेस है these teachers takes the decision regarding your classes। ये जो टीचर आपकी क्लास के रिगार्डिंग डिसीजन लेते हैं, जैसे कि आप अगर स्कूल से एब्सेंट रहते हो तो क्या एक्शन क्या रिएक्शन रहेगा वो डिसीजन लेंगे। सेटिंग प्लान है उससे रिगार्डिंग डिसीजन उनके होते हैं। क्लास के डिसिप्लिन से रिगार्डिंग जो डिसीजन उनके होते हैं। उसके बाद एक थर्ड लेवल होता है, वो होते हैं क्लास लीडर्स, जिसको आप क्लास मॉनिटर्स भी बोलते हो। जब क्लास स्विच होती है या फिर जब टीचर्स ऑन लीव होते हैं तो उस दौरान वो कई बार कुछ टॉपिक्स है वो भी क्लियर करते हैं। इसके अलावा उनका मेन फंक्शन होता है कम्युनिकेट करना, क्लास की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको कम्युनिकेट करना टीचर्स के साथ। तो स्कूल में भी हमारे 3 लेवल होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज द प्रिंसिपल सर, स्टेट गवर्नमेंट क्लास टीचर, और स्टूडेंट्स जो क्लास मॉनिटर हैं वो लोकल गवर्नमेंट हो गए। ओके, सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, दैट इज द प्रिंसिपल सर और मैम। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास है लेकिन वो अपनी ही इलाके में यानी कि अपने ही क्लास के लिए वो पावर्स रहेगी। और मॉनिटर्स के पास कुछ पावर्स है एंड कितनी पावर्स है इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट गवर्नमेंट यानी कि क्लास इंचार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ऐसा ही सिस्टम हमारे कंट्री में है, ऐसा आपके घर में भी होगा, सेम सिस्टम इज देयर। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने पापा को बोलते हो कि पापा मुझे ये चाहिए, तो आपके पापा बोलते हैं कि बेटा मैं पूछ के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा। जब सोच के बताऊंगा तो आपको भी पता होता है कि सोच का बताने का मतलब ये कि वो आपके या तो दादू से, दादी से या फिर आपकी मामा से पूछेंगे और उसके बाद आपको बताया जाएगा।
तो आपके घर में भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, कौन सी है सेंट्रल गवर्नमेंट ये आपको अच्छे से पता है। ओके, तो ये सारा सिस्टम फेडरलिज्म है। ओके, तो फेडरलिज्म क्या है, इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट, पहली चीज इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यानी कोई और कुछ नहीं, गवर्नमेंट का एक टाइप है, इन विच वी हैव टू और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दो, कम से कम दो या उससे ज्यादा लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। फिर आप एक एग्जांपल दे दोगे, फॉर एग्जांपल इन इंडिया वी हैव द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर नेशन, देन वी हैव द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट, तो ये फेडरलिज्म है। तो यहाँ पे जैसे दिया गया कि फेडरेशन हैज टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जो कि मेन फीचर होता है, यानी कि फेडरलिज्म का जो बेस होता है वो यहीं से शुरू होता है। वन गवर्नमेंट इज फॉर द एंटायर कंट्री, इसमें जो मेन गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट वो पूरे कंट्री के लिए होती है। इसके अलावा स्टेट्स के लिए सेपरेट गवर्नमेंट होती है जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जानेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, यूएसए, वी आर हैविंग द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। अब ये कहाँ होता है, जो फेडरलिज्म होता है आमतौर पे बड़े देशों में होता है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सेपरेट की नीड होती है। ओके, स्मॉल कंट्रीज में फेडरलिज्म नहीं होता। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे होती है यूनिटरी गवर्नमेंट। ये जो फेडरलिज्म है ये तो हमारा क्लियर हो गया कि फेडरलिज्म मीन्स दिस इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच वी हैव द टू और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फिर एग्जांपल दे दोगे, फॉर एग्जांपल इन इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम एटसेट्रा, वी हैव द फेडरल गवर्नमेंट बिकॉज इन दीज कंट्रीज वी हैव द टू और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद इसके जो अपोजिट होता है वो होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि इसके अपोजिट है एग्जैक्ट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, उसमें देर इज इन सम कंट्रीज देर इज जस्ट सिंगल गवर्नमेंट होती है, जहां पे सिंगल, मेनी कंट्रीज आर देयर वेयर जस्ट वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज देयर, उसे हम बोलते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि वहां पर एक ही गवर्नमेंट होगी। अब ऐसी गवर्नमेंट कहाँ होगी, ऐसी गवर्नमेंट वहां होगी जहां पे जो कंट्रीज है उनका साइज छोटा होता है, जैसे श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, तो वहां पे भाई स्टेट की जरूरत ही नहीं है। इज देयर एनी नीड, क्योंकि उन जो कंट्रीज है उनके साइज भी इतने ही है जितने अपने स्टेट्स ज्यादा बड़े हैं उनसे। ओके, तो जो स्मॉल कंट्रीज होती है वहां पे जनरली यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। द सब यूनिट्स ऑफ द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैव नो पावर, इसमें जो सब यूनिट अगर होती भी है डिस्ट्रिक्ट्स की तरह होते हैं वहां पे, तो उनके पास कोई पावर नहीं होती। ओके, दे आर जस्ट देयर, अगर होते भी हैं तो दे आर जस्ट देयर टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर्स इश्यूड बाय द यूनिटरी गवर्नमेंट, यानी कि एक ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वही ऑर्डर इश्यू करती है, अगर नीचे कोई गवर्नमेंट है तो वो सिर्फ ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाते हैं और कुछ नहीं करते। ओके, तो यहाँ पे दो चीजें क्लियर हो गई होगी कि फेडरल गवर्नमेंट कौन सी और कहाँ होती है, और यूनिटरी गवर्नमेंट कौन सी होती है और कहाँ होती है। फेडरल गवर्नमेंट मीन्स, फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच वी हैव द टू और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। ओके, लाइक दैट ऑफ इंडिया, यूएसए, बेल्जियम, पाकिस्तान एटसेट्रा। और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच वी हैव ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक ही लेवल होता है गवर्नमेंट का, और ये जनरली स्मॉल कंट्रीज में होती है। आप एग्जांपल इंडिया, यहाँ जो एग्जांपल है आप श्रीलंका और नेपाल का दे सकते हो, भूटान का दे सकते हो, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि फेडरलिज्म है क्या। ओके, और फेडरलिज्म जहाँ नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है। अब बात आती है कि फेडरलिज्म में इसके अलावा क्या एक ही फीचर होता है या इसके अलावा कोई और फीचर होता है, तो हम फीचर्स की बात करेंगे। फीचर्स मतलब कि कैसे और क्या क्या होता है फेडरल कंट्री में। सो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर होता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो फेडरलिज्म का फर्स्ट फीचर तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि देर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन फेडरलिज्म। क्या होता है, दो या दो से ज्यादा टाइप की गवर्नमेंट होती है, कुछ कंट्रीज में 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, हमारे यहाँ पे 3rd लेवल है, दैट इज द लोकल गवर्नमेंट। ओके, सेकंड जो फीचर होता है, डिफरेंट ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, लेकिन सिटीजन सेम ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके सिटीजन अलग रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के अलग होंगे या लोकल गवर्नमेंट के अलग होंगे। फॉर एग्जांपल हम अगर दिल्ली के स्टूडेंट, जो दिल्ली के पीपल की बात करें, तो दिल्ली के जो लोग हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी सिटीजन हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी सिटीजन हैं, और जो लोकल गवर्नमेंट है उसके भी सिटीजन है, यानी कि सिटीजन्स है वो सेम रहेंगे। सो डिफरेंट ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स को गवर्न करते हैं, बट ईच गवर्नमेंट हैव देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, लेकिन हर किसी की पावर जो है वो सेपरेट होती है, क्लियरली डिफाइंड होती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो सेकंड जो फीचर हो गया कि ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न्स द सेम सेट ऑफ सिटीजन। थर्ड जो फीचर होता है फेडरलिज्म का,
द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा जो इंपॉर्टेंट एक फीचर होता है ये कि फेडरलिज्म इट इज डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है ना किस टाइप की गवर्नमेंट होगी, और उसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल प्रोविजन होते हैं, फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग फेडरलिज्म कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द सिंगल गवर्नमेंट। कोई एक गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती। जैसे कि मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसे लगे कि नहीं भाई ये सिस्टम नहीं चलने देना, तो वो अगर चाहे चेंज करना तो चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहिए कि नहीं मैं ये सिस्टम नहीं चाहिए, तो वो भी चेंज नहीं कर सकते। तो तीसरा फीचर ये होता है कि इन द फेडरलिज्म दैट द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, वो इसको चेंज नहीं कर सकती। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट फीचर होता है फेडरलिज्म का दैट इज जुडिशरी प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सेंट्रल एंड द रीजनल गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स। जो फोर्थ फीचर आप सिंगल एक इजी लैंग्वेज में या इजी लाइन में हम इसको मेंशन कर सकते हैं। फेडरलिज्म का फोर्थ फीचर होता है सिंगल होती है, यूनिफॉर्म होती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। ओके यानी कि पूरी कंट्री के लिए एक ही जुडिशरी होती है। जैसे वी आर हैविंग द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लोकल कोर्ट्स है, उसके बाद हाई कोर्ट है, लेकिन अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एक ही है पूरे देश के लिए। ओके सो फोर्थ जो फीचर होता है इन फेडरल टाइप ऑफ जो गवर्नमेंट होती है, वी हैव द इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है हमारे पास, वो इंडिपेंडेंट होती है। एंड मेन फंक्शन होता है टू सॉर्ट आउट द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सेंट्रल एंड द रीजनल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनमें अगर कोई भी झगड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे तो दो लेवल तो कम से कम होंगे, तो उसका निपटारा कौन करेगा? इंडिपेंडेंट जुडिशरी करेगी। ओके जो फिफ्थ जो फीचर होता है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इसके साथ साथ जो सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होते हैं, वो सेपरेट होते हैं अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अलग हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अलग हैं, तो यहाँ पे फाइनेंशियली वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ओके इसके अलावा एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो कि द पावर्स, उसको हम अलग से मेंशन कर सकते हैं कि इन द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ईच टाइप ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर सेपरेट पावर्स। हर टाइप की जो गवर्नमेंट है उसकी पावर्स जो होती है वो सेपरेट होती है, क्लियरली स्पेसिफाइड होती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो ये फीचर्स होते हैं फेडरलिज्म के। ओके दोबारा से एक बार थोड़ा सा देख लीजिए कि फेडरलिज्म में क्या क्या होता है। पहला जो फीचर है कि वहाँ पे टू और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है। सेकंड जो फीचर होता है डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, वो सेम सिटीजन को गाउन करती है, यानी कि सिटीजन सेम होते हैं। थर्ड फीचर होता है फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय एनी वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, उसको चेंज नहीं कर सकता। फोर्थ जो फीचर होता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, ये फोर्थ फीचर होता है टू सॉर्ट आउट द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में झगड़ों का निपटारा हो सके। इसके अलावा सोर्सेज ऑफ जो रेवेन्यू होता है, इनकम का जो सोर्स होता है, वो डिफरेंट लेवल्स की गवर्नमेंट का सेपरेट होता है। और इसी तरीके से जो पावर्स होती है, पावर्स इज क्लियरली स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वो अलग अलग बांट के रखता है। ओके तो ये फीचर्स होते हैं फेडरलिज्म के। तो यहाँ तक एक चीज समझ में आई होगी फेडरलिज्म क्या है। ओके और उसके अपोजिट यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है वो समझ में आ गया होगा, और फिर ये फीचर्स हो गए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म की। क्या ये फेडरलिज्म एक ही टाइप का होता है? नहीं, ये दो टाइप का होता है। देर आर द टू काइंड्स ऑफ फेडरेशन, दो टाइप के फेडरेशन हो सकते हैं, फेडरलिज्म हो सकते हैं। फर्स्ट जो टाइप है दैट इज द कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, द इंडिपेंडेंट कंट्रीज और इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट इज नोन एज द कमिंग टुगेदर फेडरेशन। यानी कमिंग टुगेदर क्या, अपनी मर्जी से साथ आए और एक फेडरेशन बना लिया। यूके का एग्जांपल ले लीजिए। यूके में क्या है, देयर आर द 4 इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड। 4 अलग अलग कंट्री है, उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम एक साथ मिलकर एक देश बना लेते हैं, वो साथ आए एक फेडरेशन बना लिया, ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। सेम इज देयर विद ऑस्ट्रेलिया, सेम इज देयर विद द यूके के साथ साथ यूएसए, वहां पर भी सेम है। तो वो क्या है, वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। इंडिपेंडेंट नेशंस वर देयर, साथ आए एक फेडरेशन बना लिया, वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन हो गया। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया हम मिलकर के अगर एक ही देश बना लें, ओके सबकी गवर्नमेंट हम अलग अलग कर देंगे, पावर्स अलग अलग दे देंगे, तो ये हो जाएगा कमिंग टुगेदर फेडरेशन की इंडिपेंडेंट नेशन थे वो साथ मिलकर के एक फेडरेशन बना लिया। सो पहला जो टाइप है, फर्स्ट टाइप इज द कमिंग टुगेदर फेडरेशन, व्हेन द इंडिपेंडेंट कंट्रीज कम टुगेदर
टू फॉर्म बिगर यूनिट ऑन देयर ओन, यानी कि अपनी मर्जी से जब साथ आकर के कोई बिगर यूनिट बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ओके, फॉर एग्जांपल यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। सेकंड होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एक फेडरलिज्म का ये फॉर्म है। ये कब होता है? अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। कि दूसरे टाइप का होता है जैसे इंडिया है, कि व्हेन ए लार्ज कंट्री डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू द स्टेट्स, खुद को स्टेट्स में डिवाइड कर लेते हैं। हमने कर रखा है 28 स्टेट्स आर देयर और अभी 8 यूनियन टेरिटरीज रह गई है। तो ये हमने क्या किया, एक कंट्री है, हमने डिवाइड किया, क्यों? फॉर द बेटर डेवलपमेंट, फॉर द इक्वल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, फॉर द ईज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, आसानी से हो पाए, हमने डिवाइड कर लिया और फिर उसके बाद उनको पावर्स दे दी स्टेट गवर्नमेंट्स को। ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। ओके, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। बेल्जियम में क्या है? होल्डिंग टुगेदर है, जो हम फर्स्ट चैप्टर में करके आए हैं। और अपने यहाँ पे क्या है? होल्डिंग टुगेदर है। इन पाकिस्तान होल्डिंग टुगेदर है। ओके, जब एक देश हो वो अपने आप को स्टेट्स में डिवाइड कर ले और पावर डिवाइड कर दे, दैट इज द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अगर अलग अलग कंट्री साथ मिल करके एक बिगर यूनिट को बना ले और फिर पावर को डिवाइड होती हो, दैट इज द कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ओके, क्लियर? तो देर आर द टू काइंड्स ऑफ द फेडरेशन, कमिंग टुगेदर लाइक दैट ऑफ ए यूके, यूएसए, एंड होल्डिंग टुगेदर लाइक दैट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान। ये होल्डिंग टुगेदर है। क्लियर? तो यहां तक हमने समझ दिया कि फेडरलिज्म है क्या एंड फेडरलिज्म के फीचर्स क्या हैं और टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। अब हम बात करेंगे कि इंडिया में ये फेडरलिज्म कहाँ है, किस फॉर्म में है। ओके, तो यहाँ पे व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हाउ यू कैन से दैट इंडिया इज ए फेडरल कंट्री? आप कैसे कह सकते हो कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है? अगर ये क्वेश्चन आए तो ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, हमें वो फीचर्स एक एक मेंशन करेंगे। इन फेडरलिज्म देर आर द टू और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। In India, we also have the 2 or more than 2 levels of government. So India is a federal country. उसके बाद सेकंड फीचर लिखेंगे और हम मेंशन करेंगे कि इंडिया में भी ऐसा होता है। ऑल द टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट governs the same set of citizens. So India is a federal country. In federalism, there is a independent judiciary. We too have. तो वी आर ए फेडरल कंट्री। तो हमें वही फीचर्स मेंशन करने और प्रूव करना है कि हमारे यहाँ पे वो सारे फीचर्स है। सो इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। तो बेसिकली हम इस वे से भी राइट कर सकते हैं, आपको सेपरेटली कुछ नहीं करना। लेकिन चलिए देखते हैं कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। यहाँ पे क्लियरली हम बात करेंगे गवर्नमेंट की कि किस टाइप की गवर्नमेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड ए 2 टियर सिस्टम। अपने यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो उसमें दी गई थी। ओके, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दो ही टाइप की गवर्नमेंट की बात की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेटर वी अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, बाद में हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया एंड वी इंट्रोड्यूस द थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज द थर्ड टियर, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट या फिर पंचायती राज या म्यूनिसिपैलिटीज बोलते हैं। ओके, तो अपने यहाँ पे अब टोटल कितने टीयर्स हो गए? देयर आर द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत से थे। लेटर वी इंट्रोड्यूस्ड थर्ड टियर, दैट इज द लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम कह सकते हैं। ओके, अब इन तीनों में पावर को डिवाइड किया गया, क्लियरली स्पेसिफाई किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कैसे स्पेसिफाई किया गया? ये पावर्स जो है, पावर्स आर डिवाइडेड इनटू द 3 लिस्ट, 3 लिस्ट में इनको डिवाइड किया गया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड द पावर्स इनटू द 3 लिस्ट, या फिर हाउ द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट में पावर्स कैसे डिवाइड की गई है। ये हमें लिखना था, हमें तीनों लिस्ट है वो मेंशन करनी है। कई बार ये जो क्वेश्चन है आपका सेपरेटली भी आ जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फर्स्ट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, उसके ऊपर आपको नोट लिखना है। तो हमें दोनों वे से इसको प्रिपेयर करना है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स द पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स विद इन द 3 लिस्ट। 3 लिस्ट में इनको डिवाइड किया गया, हालांकि लेटर बाद में एक और लिस्ट हमारी बन चुकी है, यानी कि टोटल 4 लिस्ट हमें करनी है। पहली जो लिस्ट है दैट इज द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या है? यूनियन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 100 सब्जेक्ट, जो कि अब 101 तक पहुंच चुके हैं। इट कंसिस्ट 100 सब्जेक्ट, अब इसमें एक और ऐड हो चुका है 101। आप नियर अबाउट कर सकते हो, नियर अबाउट 100 सब्जेक्ट्स आते हैं। सब्जेक्ट मतलब आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस से मतलब नहीं है। सब्जेक्ट मतलब कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया, टॉपिक जिनके ऊपर कानून बनाने होते हैं। ओके, सो यूनियन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 100 सब्जेक्ट। ओरिजिनली इसमें 97 सब्जेक्ट थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, अब 100 प्लस हो चुके हैं। इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट, यानी कि इस लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जो देश के लिए, पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है।
जैसे डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स जो हमारी विदेश नीति है, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, रेलवे, करेंसी, ये सारे टॉपिक आते हैं यूनियन लिस्ट में। ओके, एंड ओनली द यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इज अलाउड टू मेक लॉज ऑन इन सब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट पे कानून कौन बना सकता है? केवल सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो यूनियन लिस्ट में देर आर द मोर देन 100 सब्जेक्ट्स आर देयर। पहली चीज हमें ये मेंशन करनी, पॉइंट्स में आप लिख सकते हो। एंड इट इंक्लूड्स ऑल द सब्जेक्ट विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन, जो देश के लिए जरूरी है वो सब्जेक्ट इसमें लिए गए। एंड फॉर हम एग्जांपल देंगे, फॉर एग्जांपल डिफेंस, करेंसी, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, रेलवे, ये सारे किस में आएंगे? यूनियन लिस्ट में आएंगे। और कौन कानून बना सकते हैं इनके ऊपर? ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दी सब्जेक्ट के ऊपर कानून केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। क्लियर? तो ये हमारी हो जाती है यूनियन लिस्ट। उसके बाद सेकंड जो लिस्ट की बात करें तो सेकंड लिस्ट है दैट इज द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट लिए गए, स्टेट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 61 सब्जेक्ट्स। अभी की बात करें तो इसमें 61 सब्जेक्ट्स हैं। ओके, स्टेट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 61 सब्जेक्ट, ओरिजिनली इसमें 66 सब्जेक्ट थे। इट कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड द लोकल इंपॉर्टेंस के इसमें सब्जेक्ट लिए गए। जैसे जो स्टेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब्जेक्ट इसमें आएंगे। पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है। यानी कि इन सब्जेक्ट के ऊपर कानून कौन बना सकता है? ओनली द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट। केवल स्टेट गवर्नमेंट वही कानून बनाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि पुलिस की यूनिफॉर्म अलग अलग स्टेट की अलग अलग होती है, क्योंकि ये उनका स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। ओके, सो 61 सब्जेक्ट्स आर देयर एंड दीज सब्जेक्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट, के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड कुछ एग्जाम्पल्स हमें देने, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एटसेट्रा। एंड कौन बना सकता है कानून? ओनली द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट के ऊपर कानून केवल स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। ठीक है, ये सेकंड लिस्ट है। उसके बाद थर्ड जो लिस्ट दी गई है दैट इज द कंकरेंट लिस्ट। इसके ऊपर कानून कौन बनाएगा? कंकरेंट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 47 सब्जेक्ट। कंकरेंट जो कंकरेंट लिस्ट है इसमें 47 सब्जेक्ट्स जो इसमें है अभी 47, ओरिजिनली 47 थे, अभी ये 52 तक पहुंच चुके हैं। दैट इज नॉट द 47, अब 52 तक ये पहुंच चुके हैं जो 47 ओरिजिनली थे। इसमें वो सब्जेक्ट्स लिए गए हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे सब्जेक्ट्स है वो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। इट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट है, जैसे कि एजुकेशन है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट दोनों गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, दीज सब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द गवर्नमेंट्स। तो ये कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। अब बात आती है कानून कौन बनाएगा। जैसे कि हम दोबारा से अपने स्कूल के एग्जाम्पल के ऊपर जाते हैं। मान लीजिए कि आपके जो क्लास इंचार्ज है वो ये डिसाइड करते हैं कि आपका इस दिन ये पीरियड लगेगा, इस दिन ये पीरियड लगेगा। ओके, और प्रिंसिपल सर कहते हैं कि नहीं ऐसे लगेगा, ऐसे नहीं लगना। तो बताइए किसकी चलेगी? ऑब्वियसली प्रिंसिपल सर हैं, वो डिसाइड करेंगे। सेम इज देयर, दोनों ही इस पर लॉ बना सकते हैं। बोथ द गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट, दोनों ही बना सकते हैं। लेकिन कोई कंफ्यूजन हो तो क्या होगा कि जो डिसीजन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा इट विल प्रिवेल, वही लागू किया जाएगा। ओके, सो बोथ द गवर्नमेंट्स कैन मेक द लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट। वन पॉइंट टू बी नोटेड दैट एज इफ द, अगर यहाँ पर दोनों गवर्नमेंट है आर इन कन्फ्लिक्ट विद दीज लॉज के साथ, अगर इन लॉज के साथ अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है, द डिसीजन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल एंड इट इज द फाइनल अथॉरिटी, उसका कानून ही मान्य होगा। ओके, जैसे एजुकेशन है तो ये टॉपिक क्या है? दोनों में है, बोथ है, बोथ गवर्नमेंट कैन मेक द लॉज। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके बारे में कुछ कहा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है वो ही फाइनल माना जाएगा। ओके, तो ये 3 लिस्ट होगी। फर्स्ट वन इज द यूनियन लिस्ट, सेकेंड वन इज द स्टेट लिस्ट एंड थर्ड वन इज द कंकरेंट लिस्ट। अब एक और लिस्ट की बात आती है दैट इज द रेजिड्यूरी लिस्ट। जो रेजिड्यूरी लिस्ट क्या होती है कि एक और लिस्ट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ही लिस्ट है लेकिन 4th लिस्ट है वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई कि 2 सब्जेक्ट विच आर नॉट मेंशन्ड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट, एनी ऑफ द अबव 3 लिस्ट, जो 3 लिस्ट हमने डिस्कस किए उसमें अगर कोई टॉपिक छूट गया जो किसी में भी नहीं आ रहा, वो किस में आएगा? वो इसमें आएगा, रेजिड्यूरी लिस्ट में आ जाएगा। ओके, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट में आ जाएगा। जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था 1947, उस वक्त साइबर लॉज की जरूरत ही नहीं थी भाई, इंटरनेट ही नहीं था तो साइबर क्राइम नहीं हो रही थी, ऑनलाइन ठगी नहीं हो रही थी। लेकिन अब तो ज़रूरत है,
अब वो टॉपिक इसमें आएगा, वो इस फोर्थ लिस्ट में आएगा। एंड यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज ऑन रेजिडरी सब्जेक्ट। यूनियन गवर्नमेंट है वो इन सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनके ऊपर कानून बना सकती है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, साइबर लॉ, साइबर क्राइम्स हैं, वो सभी इस लिस्ट में आएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि हमारे यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है, इट मीन्स दैट फेडरलिज्म है, देर आर द 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। तो फिर बात आती है कि फिर पावर्स कैसे डिवाइड की गई है। तो यहाँ पर हमने उसी चीज़ को डिस्कस किया है कि हाउ द पावर्स आर डिवाइडेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स को कैसे डिवाइड किया है। सो इट इज़ डिवाइडेड बाय द आवर कॉन्स्टिट्यूशन इनटू द 3+1, 4 लिस्ट में इनको डिवाइड किया गया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में प्रैक्टिकली जो फेडरलिज्म है इसको कैसे लिया गया। तो यहाँ पे हम इंडियन जो फेडरेशन है उसके फीचर्स की बात करेंगे। हाउ वी कैन से दैट इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। जो हमने ऊपर क्वेश्चन की बात की थी, जो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म की बात की थी, उन्हीं को ही हम रिपीट करने वाले हैं और प्रूव करने वाले हैं कि इंडिया भी भाई फेडरल कंट्री है। ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो काफ़ी बार रिपीट हो चुका आपके बोर्ड एग्जाम्स में कि हाउ यू कैन से दैट इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। ये थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है तो कई बार हम घूम जाते हैं कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया, इसकी बात ही नहीं की गई थी। लेकिन मैंने यहाँ पे इस टॉपिक को सेपरेटली इंक्लूड किया ताकि आप इजिली इसको समझ पाओ। तो यहाँ पे हाउ वी कैन से दैट इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, हम कैसे कह सकते हैं इंडिया एक फेडरल कंट्री है। सो फर्स्ट, देर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लेवल है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड देन द लोकल गवर्नमेंट। तो अपने यहाँ पे कितने लेवल है, 3 गवर्नमेंट्स है। ओके, सो वी कैन से दैट इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। ओके, पहली चीज। उसके बाद सेकंड, डिफरेंट टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न्स द सेम सिटीजन बट ईच टीयर हैज इट्स ओन जुरिडिक्शंस इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा जो फीचर्स होता है फेडरलिज्म का वो ये होता है कि डिफरेंट टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट्स गवर्न्स द सेम सिटीजन। जो अलग अलग टीयर्स होते हैं सिटीजन सेम ही रहते हैं। सेम थिंग इज देयर विद इंडिया टू, हमारे यहाँ पर भी सेम थिंग है। ओके, कुछ भी चेंज नहीं है। सो वी कैन से दैट इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट सिटीजन सेम रहते हैं, गवर्नमेंट अलग अलग है, उनके राइट्स, उनके पावर्स अलग अलग है, लेकिन सिटीजन सेम है। तो सेकंड पॉइंट से भी प्रूव होता है इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड जो फीचर है वो भी प्रूव करता है दैट इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट इज स्पेसिफाइड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। पावर्स की बात करें, फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस मतलब उसके काम क्या होंगे, दीज आर क्लियरली स्पेसिफाइड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अलग अलग है, गवर्नमेंट है, सिटीजन सेम है, गवर्नमेंट सेपरेट है, उनके पावर्स और फंक्शन है वो भी सेपरेट मेंशन किए गए। सो अगेन वी कैन से दैट इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। तो इस बेस पर भी हम कह सकते हैं इंडिया एक फेडरल कंट्री। फोर्थ, द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन पावर टू द सेटल डिस्प्यूट बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट्स। जो फोर्थ फीचर है कि फेडरलिज्म में हमेशा क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, यूनिफॉर्म इंडिपेंडेंट जुडिशरी होते हैं। वी टू हैव द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारे यहाँ पे भी जो सिंगल जुडिशियल सिस्टम है, स्टेट में हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, पूरे देश के लिए एक ही है। तो ये भी फीचर प्रूव करता है कि दैट इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। उसके बाद फिफ्थ जो फीचर है, फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय एनी वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, इट अप्लाइज टू इंडिया ऑल्सो। जैसे फंडामेंटल जो प्रोविजन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरलिज्म से रिलेटेड है, उसको कोई एक गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती फेडरल कंट्री में। सेम थिंग इज देयर इन इंडिया। सो अगेन वी कैन से दैट इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। यानी कि जो हमने फीचर्स डिस्कस किए हैं वही फीचर्स हमें यहाँ पे अगेन राइट करने और प्रूव करना है कि क्या ये चीज़ें इंडिया में है। अगर है तो वी कैन से दैट इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। तो यहाँ पर बात हुई कि हाउ वी कैन से दैट इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। इसमें एक और हम इंक्लूड भी कर सकते हैं 5 फीचर्स के अलावा, जैसे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, यानी कि सोर्सेज ऑफ इनकम बिटवीन डिफरेंट लेवल्स इज स्पेसिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज होते हैं वो भी सेपरेट होते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स के। इन फेडरलिज्म इन इंडिया वी ऑल्सो हैव दैट, स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू के जो सोर्सेज है वो अलग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग है। कुछ टैक्सेस है वो जो शेयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और कुछ शेयर होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। तो अगेन वी कैन से दैट इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। इसके अलावा द फेडरल सिस्टम दज हैज़ द ड्यूल ऑब्जेक्टिव। फेडरल सिस्टम के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, सेम इंडिया में भी है। पहला सेफ गार्ड एंड प्रोमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री को मेंटेन रखना होता है। इसके अलावा रीजनल डाइवर्सिटीज है उसको अकोमोडेट करना होता है। सेम थिंग इज देयर विद इंडिया।
इंडिया में भी ऐसा ही है कि हमारे यहाँ पे भी फेडरलिज्म को अपनाया गया ताकि देश की यूनिटी भी बनी रहे और डाइवर्स जो पॉपुलेशन है उनका भी इक्वल डेवलपमेंट होता रहे। तो वही फीचर्स आप सेम लेकर के प्रूव करना है दैट इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। चलिए यहाँ तक भी क्लियर हो गया, हमने मान लिया कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, संघीय देश है हिंदी में कहें तो। अब इसमें बात आती है कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज्ड। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक देखो कि ये जो टॉपिक है, दो टॉपिक जो हम आगे डिस्कस करने वाले, ये काफ़ी लंबे खींचे गए हैं और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिए गए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने उनको सिंप्लीफाई कर दिया बोर्ड और आपके एनटीएससी एग्जाम के अकॉर्डिंग कि यहाँ से कौन से क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर दो टॉपिक दिए गए हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, केस स्टडी के तौर पे दिए गए कि इंडिया में प्रैक्टिकली जब फेडरलिज्म की बात आई तो कुछ चैलेंजेस आए। वो चैलेंजेस कौन से थे और कैसे हमने उनके सॉल्यूशन किए। तो दो बड़े चैलेंजेस थे। फर्स्ट वन वाज द लिंग्विस्टिक पॉलिसी, क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारी लैंग्वेज बोली जाती है, तो उसके बेस पर था कि लिंग्विस्टिक जो पॉलिसी है क्या उसके बेस पर कहीं कंट्री डिवाइड तो ना हो जाए, तो उसको कैसे हमने डील किया। और सेकंड था सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे रहे, क्योंकि यहाँ पर भी गड़बड़ हो सकती है ना। तो चलिए देखते हैं हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज्ड इन इंडिया। इंडिया में कैसे प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट किया गया। सबसे पहले लिंग्विस्टिक स्टेट्स की प्रॉब्लम आई थी। जैसे ही हम आज़ाद हुए इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। आज़ादी के बाद हमने, इंडिपेंडेंस के बाद हमने काफ़ी सारे न्यू स्टेट्स है वो क्रिएट किए गए। जो स्टेट्स क्रिएट किए गए थे उनके दो बेस थे, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। या तो लैंग्वेज के बेस पे या कल्चर के बेस पे हमने स्टेट्स बनाए थे। और जो फर्स्ट हमारा लिंग्विस्टिक स्टेट था दैट वाज आंध्र प्रदेश एंड दैट वाज क्रिएटेड इन 1956 में। पहला स्टेट बना था लैंग्वेज के बेस पे, वो था आंध्र प्रदेश। उस वक्त काफ़ी सारी टेंशन थी ये थी कि अगर लैंग्वेज के बेस पे एक स्टेट बना दिया, इतनी सारी लैंग्वेज है, सारे डिमांड करेंगे, सबको बना दिया, तो यूनिटी है वो कहाँ रहेगी। एक डर था, इसलिए शुरुआत में दिस डिमांड वॉज अपोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल जो लेवल के लीडर्स हैं उन्होंने इस डिमांड को अपोज किया था। उन्हें लग रहा था कि कंट्री वुड बिकम वीक, कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंडिया ज़्यादा स्ट्रोंग बना जब लिंग्विस्टिक स्टेट बनाए गए। तो यहाँ पर लिंग्विस्टिक स्टेट बनाए गए, लेकिन जो चीज़ अच्छी की वो थी हमारी लैंग्वेज पॉलिसी। तो यहाँ पर ये हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा कि लैंग्वेज पॉलिसी, जैसे यहाँ पर दिया भी गया कि यहाँ देखिए कि आपको मैप में विजिबल भी है कि हाउ दीज आर द लिंग्विस्टिक स्टेट्स है। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, लेकिन साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं वहाँ पे डिफरेंट जो स्टेट्स है वहाँ पर लैंग्वेज है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर हमारी जो लैंग्वेज पॉलिसी रही है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है। वो लैंग्वेज पॉलिसी के कारण हम फेडरलिज्म के साथ और ज़्यादा मजबूत हैं। तो फर्स्ट फीचर ऑफ आवर लैंग्वेज पॉलिसी इज दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट मेड एनी लैंग्वेज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। जैसे कई बार आप सुनते हो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, दिस इज़ नॉट ट्रू। हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ओके, सो पहला जो हमारा फीचर है लिंग्विस्टिक पॉलिसी का, लैंग्वेज पॉलिसी का, भाषा नीति का, दैट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन नन ऑफ द लैंग्वेज हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज है उसको नेशनल लैंग्वेज है वो डिक्लेयर नहीं किया गया। इससे क्या रहा, सभी को ऐसा लगा नहीं कि किसी को, जैसे श्रीलंका जैसी गलती हमने नहीं की, उस जैसी मिस्टेक नहीं की। इन आ कंट्री में हमारे देश की बात की जाए तो हमने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया। सेकंड, हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हमने आइडेंटिफाई किया इसको क्योंकि नियर अबाउट 40%, ओवर 40% पीपल आर एबल टू रीड राइट एंड स्पीक दिस लैंग्वेज। क्योंकि 40% से ज़्यादा जो लोग हैं उस वक्त भी हिंदी लैंग्वेज को बोल सकते थे, पढ़ सकते थे, लिख सकते थे, तो इसको हमने ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया। बट केवल हिंदी को थोपा नहीं, हमने इंग्लिश को भी उस वक्त कंटिन्यू रखा। ओके, एज वेल एज द इंग्लिश वी डिक्लेयर हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज आफ्टर द इंडिपेंडेंस। एंड बिसाइड्स द हिंदी के अलावा देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। साथ साथ हमने एक और चीज़ की कि हिंदी के अलावा 21 अदर जो लैंग्वेज है, मेन लैंग्वेज है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से, उनको भी हमने शेड्यूल लैंग्वेज डिक्लेयर किया लाइक दैट ऑफ ए हिंदी। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है एजुकेशन में, एग्जाम्स में, वो इन लैंग्वेज के साथ भी कंटिन्यू कर सकते थे। यानी यहाँ पर हमने सब लैंग्वेज को साथ लेकर के चले, उससे भी हमारे देश में जो यूनिटी है उसको मेंटेन रखने में काफ़ी हेल्प मिली। एंड स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, हमने ये भी क्लियरली मेंशन किया कि स्टेट है अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसमें उनका ऑफिशियल वर्क है उस लैंग्वेज में हो सकता है। इंग्लिश अलॉन्ग विद द हिंदी यूज्ड फॉर द ऑफिशियल पर्पस,
हमने ये भी डिसाइड किया कि इंग्लिश भी हिंदी के साथ साथ हम यूज़ करेंगे ऑफिशियल पर्पज़ के लिए। ओके, एंड इंडिया अडॉप्टेड 3 लैंग्वेज फार्मूला हमने अपनाया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। 3 लैंग्वेज फार्मूला मीन्स दैट आफ्टर द 6th क्लास, फ्रॉम द 6th क्लास हर स्टूडेंट्स के लिए 3 लैंग्वेज होगी, हिंदी, इंग्लिश एंड थर्ड वन इज़ द लोकल लैंग्वेज, ताकि सभी लैंग्वेज वो एक साथ आगे बढ़ सके। तो ये हमारी लिंग्विस्टिक जो पॉलिसी थी, जिसके कारण हमने ये जो प्रॉब्लम थी, जिसके बारे में लोगों को ऐसा लग रहा था कि इंडिया है, ठीक है, एक देश बन गया, लेकिन जल्दी इसके दोबारा टुकड़े होंगे आफ्टर द इंडिपेंडेंस, वैसा कुछ नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर लिंग्विस्टिक पॉलिसी के कारण। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन लिंग्विस्टिक पॉलिसी। तो ये हमें यहाँ पर मेंशन करना है। एक बार थोड़ा सा मैं रिकैप्चुलेट आपको करवा दूँ कि हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर। जस्ट फर्स्ट जो फीचर है, दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड एनी लैंग्वेज एज आवर नेशनल लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज है उसको नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में डिक्लेयर किया गया। बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेज डिक्लेयर्ड एज द शेड्यूल लैंग्वेज, इनको डिक्लेयर किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ओके, टोटल हो गई 21 + 22 शेड्यूल लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है। नेक्स्ट जो फीचर है हमारी लिंग्विस्टिक पॉलिसी का, इंग्लिश अलॉन्ग विद द हिंदी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, ये भी हमने परमिट किया कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का यूज़ किया जा सकता है। एंड इंडिया अडॉप्टेड 3 लैंग्वेज फार्मूला हमने अडॉप्ट किया। सो दिस इज द बेस्ट लिंग्विस्टिक पॉलिसी एंड दैट वॉज द गारंटी ऑफ द यूनिटी ऑफ द कंट्री। देश की यूनिटी के लिए गारंटी सिद्ध हुआ था ये जो हमारी पॉलिसी थी। तो इस तरीके से हमने लैंग्वेज की जो समस्या थी हमारी फेडरल कंट्री में, उसको हमने सॉर्ट आउट किया। अब एक और समस्या थी जिसके बारे में काफ़ी कुछ सोचा गया था कि हमने फेडरलिज्म को तो अडॉप्ट कर लिया, लेकिन हमारे यहाँ पे इतनी सारे स्टेट्स हैं एंड ऑल द स्टेट्स आर डाइवर्स ऑन द बेस ऑफ द लैंग्वेज, कल्चर एंड द क्लाइमेट एटसेट्रा, बहुत डाइवर्स हैं। तो ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि खटास पैदा हो जाए, तू मैं हो जाए, आपस में झगड़ा हो जाए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और बात आगे बढ़ जाए। उस प्रॉब्लम को लेकर के भी कैसा रहा, ये हमें यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है जो केस स्टडी हमारी एनसीईआरटी बुक में दी गई, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स। आपका ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। एनालाइज द सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप और राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बीच में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी के लैंग्वेज में आप देखोगे थोड़ा सा आपको शायद इतना ईजी ना लगे, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ ईजी पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया ताकि आपको समझना आसान हो जाए। So the sharing of the powers between center and the state by the constitution has also strengthened federalism in India। कि जो शेयरिंग पावर थी, कि पावर तो नेचुरली फेडरलिज्म में क्या होता है, द पावर्स है वो डिवाइड होती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, इससे देश मजबूत हुआ है। इसमें अगर हम अपने सेंटर और स्टेट रिलेशन को एक्सप्लेन करें, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर बनेगा, जो एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप या एनालाइज द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, तो उसको मैंने 3 जो स्टेज है उसमें मैंने डिवाइड किया है। ओके, फर्स्ट वन इज द बिफोर 1970 से पहले का जो स्टेज रहेगा हमारा, चरण कह सकते हैं, फेज कह सकते हैं। सो इन द फर्स्ट स्टेज वाज द बिफोर 1970, डोमिनेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बोथ एट द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंटर स्टेट रिलेशनशिप वर गुड। क्योंकि इस टाइम में 1970 से पहले तक जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों पर ही कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो आपसी रिलेशन है वो बहुत अच्छे रहे थे, क्योंकि वही पॉलिसी जो ऊपर से आती थी वही नीचे इंप्लीमेंट हो जाती थी। तो ये हमारा पहला चरण था जिसमें सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप वर क्वाइट गुड। सेकंड जो स्टेज थी दैट वाज द 1970 टू 1990 की स्टेज थी। इसमें दैट वाज द कन्फ्लिक्टिंग पीरियड्स कह सकते हैं, कन्फ्लिक्ट्स काफ़ी ज़्यादा रहे थे। ओके, विवाद का एक पीरियड कह सकते हैं। एट सेंटर देयर वाज द गवर्नमेंट लेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, बट इन मेनी ऑफ द स्टेट्स रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज केम इन पावर। यहाँ पर इस टाइम में 1970 से 1990 के बीच में क्या हुआ कि सेंटर में तो अभी भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ज़्यादातर टाइम में, 20 का अगर 2-3 ईयर्स को छोड़ दिया जाए तो, लेकिन स्टेट्स में, काफ़ी सारे स्टेट्स में जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी वो पावर में आ गई। यहाँ पे बात बिगड़ गई, यहाँ पर तू तड़ाक की बात आ गई। कई बार ऐसा भी हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइड टू मिसयूज द पावर, वहाँ पे जैसे प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर दिया गया। तो यहाँ पर जो पीरियड है इसको हम कह सकते हैं कि द पीरियड ऑफ कन्फ्लिक्ट्स का ये पीरियड था। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी खटास आई थी बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। उसके बाद जो थर्ड पीरियड था आफ्टर द 1990, यहाँ पे दोबारा से रिलेशनशिप है उनमें चेंज आया।
कि मेनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज राइज इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्रीज विच स्टार्टेड एन एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, कि यहाँ पे एक नई शुरुआत हुई कि कई जगह पर कई स्टेट्स में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज दे बिकम पावरफुल। और उसके बाद ऐसा हुआ कि नन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज वर एबल टू मेक गवर्नमेंट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंटर के लेवल पे बात की जाए तो वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट, जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उसको मेजोरिटी नहीं मिली। तो एक नई शुरुआत हुई, दैट वाज द कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट मीन्स गठबंधन की सरकार, जिसको हम लठबंधन की सरकार कह सकते हैं। मतलब उसमें क्या हुआ, जैसे कि 1996 के बाद 1989 से ही शुरुआत हो जाती है कि एक सिंगल गवर्नमेंट को मेजोरिटी नहीं मिली। अभी की बात की जाए तो अभी ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है काफ़ी टाइम के बाद, जब किसी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी मिली। अदरवाइज हमारे यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट की शुरुआत हो चुकी थी। कोलिशन गवर्नमेंट मीन्स व्हेन द मेनी पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म ए गवर्नमेंट, कि 272 सीट्स चाहिए ना गवर्नमेंट बनाने के लिए अपने यहाँ पे। तो अगर एक पार्टी को नहीं मिलती तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टी जो मिल करके गवर्नमेंट बना लेती है, 272 का टारगेट पूरा कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार। ओके, सो यहाँ पे 1990 के बाद यहाँ पर एक नए युग की शुरुआत हुई, दैट वाज द कोलिशन गवर्नमेंट का एरा था एट द सेंटर, विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट्स इन नॉन डेमोक्रेटिक मैनर में। यानी कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट है, दे हैड टू कोऑपरेट विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। उनको स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ अब कोऑपरेट करना पड़ा, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा कुछ हो चुका था। तो ये तीसरा लेवल था। अगेन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स जो रिलेशनशिप है दैट रिमेन टू गुड, वो काफ़ी अच्छे रहे थे। ओके, तो हम 3 पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन करेंगे। 1970 से पहले का एरा रिलेशनशिप अच्छे थे, 1970 टू 1990 रिलेशनशिप वर नॉट सो गुड, बिकॉज यहाँ पे सेंट्रल में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और स्टेट में काफ़ी सारे रीजनल पार्टीज की। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि अगेन द रिलेशनशिप बिकेम गुड बिकॉज देयर वाज द न्यू एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट का, एक नया खिचड़ी सरकार का एक नया एरा आ चुका था। उसके बाद हम बात करेंगे, यानी कि ये हमारा 80% चैप्टर हो चुका है। एक छोटा सा टॉपिक और रहता है, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि हमने 2 टीयर की बात कर ली है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात कर ली है, स्टेट गवर्नमेंट की भी बात कर ली है, लोकल गवर्नमेंट रह गई है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन की। ये डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर ले ली जाए एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सारी पावर जब सेंटर के पास हो और सेंटर से वापस ले लेते, ये उल्टा हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, व्हेन द पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, तो इसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, क्लियर। यानी कि हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें। अब जो लोकल गवर्नमेंट है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ही गवर्नमेंट की बात की गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद थर्ड जो टियर आया था दैट वाज द लोकल गवर्नमेंट, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1957 में आ चुका था, लेकिन पहले भाई नाम का ही था, यानी कि उनके पास कुछ था ही नहीं था। तो यहाँ पे हमें 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ सेंट्रल लोकल गवर्नमेंट बिफोर द 1992, से पहले क्या कंडीशन थी, और आफ्टर द 1992 उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था, कई सारे चेंज किए गए थे और जो लोकल गवर्नमेंट थी वो ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। तो हमें 2 तरीके से याद करना है। पहले तो हमें समझना है 1992 से पहले क्या था। सो बिफोर 1992 लोकल गवर्नमेंट्स की अगर बात करें, द लोकल बॉडीज वर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर में होते थे, यानी कि नाम के लिए सरपंच बने होते थे वो, उनके पास कुछ नहीं था। ओके, सेकंड, रेगुलर इलेक्शंस वर नॉट हेल्ड, ना ही 1992 से पहले रेगुलर जो इलेक्शंस होते थे आफ्टर 5 ईयर्स, इट वाज नॉट कंपलसरी, 10 ईयर्स के बाद भी होते थे, 15 ईयर्स के बाद भी होते थे, ऐसे ही चलता था, जब मूड हुआ तब इलेक्शन हो जाते थे। थर्ड, द लोकल बॉडीज डिडंट हैव एनी रिसोर्स ऑफ देयर ओन, ना ही उनके पास कोई इनकम का सोर्स होता था, यानी कि पैसा भी नहीं था उनके पास जो कुछ कर पाते लोकल गवर्नमेंट्स। एंड लोकल बॉडीज डिडंट हैव एनी पावर्स ऑफ देयर ओन, ना ही उनके पास खुद की कोई पावर्स थी। ओके, इट मीन्स दैट थर्ड टियर वाज देयर, 1992 से पहले थर्ड टियर था, लेकिन नॉमिनल पावर्स थी, नाम का था, उसके पास कुछ था नहीं, कुछ कर नहीं सकते थे। तो ये हमें बताना कि क्या था 1992 से पहले। उसके बाद हमें बताना कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ आफ्टर द 1992 के बाद लोकल गवर्नमेंट्स की कंडीशन क्या थी। सो 1992 में द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था। अमेंड समझते हो ना,
कोई भी जो चेंज आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, चेंज किया जाता है, उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। ओके, सो द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड ईयर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड मोर इफेक्टिव बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। ओके, उसमें बदलाव किए गए थे। तो उसमें क्या क्या बदलाव किए गए थे, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट चेंजेस वर मेड आफ्टर द 1992 रिगार्डिंग द थर्ड ईयर के रिगार्डिंग कौन कौन से बदलाव किए गए थे। तो पहला जो बड़ा चेंज था दैट वाज मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। अब ये मैंडेटरी कर दिया गया कि लोकल जो गवर्नमेंट बॉडीज है उनके इलेक्शंस रेगुलर होने चाहिए, यानी कि 5 ईयर्स मीन्स 5 ईयर्स उसके बाद होने ही होंगे। ओके, तो पहला जो चेंज किया गया कि नाउ इट बिकम मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू द लोकल बॉडीज। सेकंड जो चेंज आया, सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी, यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए रिजर्वेशन दे दिया गया जो कि पहले नहीं था। थर्ड चेंज, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर द वीमेन, वीमेन के लिए, फीमेल्स के लिए 1/3 रिजर्वेशन, 33% रिजर्वेशन दे दिया गया। अब आप अगर गांव से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा कि कई बार जो फीमेल है वो सरपंच बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि 1/3 रिजर्वेशन है और उसमें केवल कैंडिडेट्स फीमेल्स ही होते हैं, तो कोई भी जीतेगा तो वो फीमेल ही बनेंगे। ओके, सो आफ्टर द 1992 1/3 रिजर्वेशन वॉज प्रोवाइडेड टू द वीमेन। उसके बाद फोर्थ जो चेंज किया गया, अन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन द ईस्ट स्टेट्स। इसके अलावा एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया गया दैट वाज द स्टेट इलेक्शन कमीशन। सो आफ्टर द 1992 अमेंडमेंट अन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसको सेटअप किया गया। उसका मेन फंक्शन यही था, लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाना फ्री और फेयर मैनर में और टाइमली। इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट्स बॉडीज। इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कंपलसरी कर दिया गया कि वो अपनी कुछ पावर्स और कुछ रेवेन्यू, कुछ आय, इनकम लोकल गवर्नमेंट को दें। इसके तहत 29 जो सब्जेक्ट्स थे 11th शेड्यूल के, वो पहले स्टेट लिस्ट में आते थे, उनको ट्रांसफर कर दिया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, यानी कि उसके ऊपर डिसीजन लोकल गवर्नमेंट लेगी। तो इस तरीके से 1992 के बाद में बिल्कुल ही लोकल गवर्नमेंट है वो बदल गई एंड नाउ दीज आर मोर इफेक्टिव एंड मोर पावरफुल, ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पर एक और कॉमन सी हम बात कर लेते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके एडवांटेज क्या है। काफ़ी सारे एडवांटेज है ना लोकल गवर्नमेंट के। पहला जो एडवांटेज है, नाउ द बेटर डिसीजन कैन बी टेकन। जो लोकल लोग हैं उनको ज़्यादा पता है कि हमारे यहाँ पे अगर इनकम पैसा आ रहा है तो हमें पहले काम कौन सा करवाना है। दिल्ली में कोई बैठा है तो उसको थोड़ी पता है कि बिहार के कौन से गांव की कौन सी गली पहले ज़्यादा ज़रूरी है, पानी की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन गांव को तो पता है ना। सो बेटर डिसीजन कैन बी टेकन, क्विक डिसीजन कैन बी टेकन, क्विक जल्दी डिसीजन लिए जा सकते हैं। ओके, एंड करप्शन जो है उसके चांसेस कम हुए एंड पीपल आर गेटिंग द ट्रेनिंग फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए उनको ट्रेनिंग मिल जाती है अगर वो पॉलिटिक्स में आते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज भी रहे हैं लोकल गवर्नमेंट्स के लोग। ओके, जनरल सेंस में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट्स की एक थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे एंड डीपली कि लोकल गवर्नमेंट्स है वो दो टाइप की होती है, रूरल और अर्बन एरियाज में। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट्स की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको हमें थोड़ा सा समझना है कि 3 tier स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द रूरल डेवलपमेंट इज कॉल्ड द पंचायती राज। इसको हम पंचायती राज बोलते हैं जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, इसमें 3 tiers होते हैं। फर्स्ट जो टीयर होता है ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द इंटायर विलेज। जैसे एक गांव है तो एक गांव से सारे लोग मिलकर के एक को चुनेंगे, उसको हम सरपंच बोलते हैं। कुछ स्टेट्स में उसको प्रधान बोलते हैं, कुछ स्टेट्स में उसको मुखिया बोलते हैं। ओके, विलेज हेड कह सकते हैं। और इसके अलावा पूरे गाँव को कुछ वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है, वहाँ से पंच चुने जाते हैं और वो पंच और सरपंच मिलकर के 5 years के लिए वहाँ की एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं। ओके, ये गांव के लिए होता है। उसके बाद कई गांव हैं उनकी एक पंचायत समिति होती है। पंचायत समिति कैसे बनती है कि फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर, जैसे 2, 3, 4 जो विलेजेस हैं उनको ग्रुप कर दिया जाएगा और वहाँ की एक पंचायत समिति बनेगी जिसको हम ब्लॉक या मंडल समिति भी कह सकते हैं। ओके, यानी कि ये दूसरा, उसके ऊपर एक और लेवल होगा, यानी कि एक साथ एक ग्रुप बना दिया गया। उसके बाद तीसरा है जिला परिषद। जिला परिषद मीन्स द ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन ए डिस्ट्रिक्ट टुगेदर फॉर्म द जिला परिषद। उसके बाद पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें से भी कुछ गांवों को मिला करके एक एक पार्षद चुने जाते हैं। ओके, और वो फिर जिला परिषद में चेयरमैन को चुनते हैं। तो ऐसे करके ये 3 levels होते हैं,
ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति और उसके बाद जिला परिषद होते हैं। तो यहाँ पे इतना डीपली आपके सिलेबस में नहीं दिया गया, लेकिन हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन से 3 लेवल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं अर्बन बॉडीज़ की। अर्बन बॉडीज़ में क्या होता है? अर्बन बॉडीज़ में थोड़ा सा अलग होता है, शहरों में सरपंच नहीं होते। अर्बन लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है कि लाइक पंचायती राज एट रूरल एरियाज़ में जैसे पंचायती राज होते हैं, यहाँ पे जो लोकल बॉडीज़ होती है वो शहरों के लिए भी होती है। ओके, यहाँ पे होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, ये बड़े शहरों में होता है। म्यूनसिपैलिटीज़ होती है, ये टाउन्स में होती है जहाँ की पॉपुलेशन 25,000 से 1 लाख के आसपास होती है। जैसे दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, हिंदी में कहें तो नगर निगम होता है बड़े शहरों में। छोटे जो शहर होते हैं जहाँ की पॉपुलेशन 25,000 से 1 लाख के बीच में, वहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ होती है, हिंदी में बोलते हैं नगर पालिका या नगर परिषद। इसके अलावा नगर पंचायत होती है जहाँ की पॉपुलेशन 11,000 से 25,000 के बीच में, उन शहरों में जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पे नगर पंचायत होती है। जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो ये कहाँ होता है? बड़े शहरों में होता है, और ये टॉप मोस्ट अर्बन लोकल गवर्नमेंट होते हैं, और इसके जो काउंसलर होते हैं उनको वहाँ के लोग चुनते हैं। ओके, यानी कि जो वार्ड्स में डिवाइड किया जाएगा इंटायर सिटी को, और हर जो वार्ड है वहाँ से एक काउंसलर चुना जाएगा, और काउंसलर है उसको कौन चुनेंगे? ऑन द बेस ऑफ द एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि हर व्यक्ति वोट डाल के उसको चुनता है। और उसका जो पॉलिटिकल हेड होता है उसको मेयर बोलते हैं। अब जो बड़े शहर में रहते हैं तो उनको अच्छे से पता है कि मेयर होता है, जो एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है उसका जो हेड होगा वो मेयर कहलाएगा। ओके, तो ये होता है अर्बन जो लोकल बॉडीज़ होती है। ऐसे रूरल में अलग होता है और अर्बन लोकल बॉडीज़ में अलग होता है। अब इनके मेन फंक्शंस की बात की जाए तो कॉमन से फंक्शन है जिसको अलग से आप ज़रूरी नहीं कि आप इनको अच्छे से समझो, आप नॉर्मल तरीके से लिख सकते हो कि जो लोकल गवर्नमेंट के काम क्या होते हैं, सेम ही रहेंगे चाहे वो बड़ा शहर हो गांव हो। जैसे सप्लाई ऑफ द होलसम वाटर, वाटर सप्लाई को चेक करना, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रोड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हॉस्पिटल, मैटरनिटी, चाइल्ड वेलफेयर है उन सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या जो डिस्क्रिशनरी फंक्शंस जैसे कि अलग अलग टाइप के जो फंक्शंस होते हैं जैसे कंस्ट्रक्शंस ऑफ द पब्लिक पार्क, गार्डन्स बनाना, या इसके साथ साथ लाइब्रेरी सेटअप करना, या पब्लिक हाउसिंग बनाना गरीब लोगों के लिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज है, सर्वे ऑफ बिल्डिंग लैंड्स एटसेट्रा है। तो इस टाइप के जो फंक्शन शहर में होते हैं वो किसके पास होते हैं? अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास होते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास होते हैं। इसी टाइप के फंक्शन गांव में पंचायत के पास होते हैं। ओके, हालांकि ये फंक्शन है ये आपके इस सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमने जस्ट ही वैसे ही डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत आसान से तरीके से हमने पूरे चैप्टर को डिस्कस किया। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ साथ हमारी एक और सीरीज, जैसा कि मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया था कि हम चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं, साथ ही साथ हम चैप्टर के साथ साथ एक और सीरीज हमारी चल रही है जिसमें हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपके 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस है। यानी कि हम पूरा पैकेज लेकर के आए हैं, बोर्ड एग्जाम्स को टारगेट करना है हमें। तो ये आपको वीडियोज़ है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा, या फिर आई बटन पे इसका लिंक दिया गया है, जो आई टैब है वहाँ पर लिंक दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और चेकआउट कीजिए कि ये जो चैप्टर हमने अभी किया है उसमें से कौन से क्वेश्चंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले। ये बोथ मीडियम के लिए रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।